ऑफ वेल्थ क्रिएशन है, बराबर, कि वेल्थ क्रिएशन अगर हमको करना है, अगर हमको संपत्ति बनानी है फैमिली के लिए, जनरेशंस के लिए, तो वो कैसे बना सकते हैं, उसके सीक्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो हम सबको सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगती है? हम सबको सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगती है कि हमें स्टोरीज, राइट। हमें हर एक चीज, हर एक जगह पे हमें स्टोरी अच्छी लगती है। तो हम यहाँ पे भी हमारी जो ये सेशन है वो एक स्टोरी से चालू करते हैं। तो एक बार फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि एक बहुत अमीर आदमी था, उसके पास 10 करोड़ रुपए थे, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक आदमी बहुत अमीर था, उसके पास 10 करोड़ रुपए थे, लेकिन मन में शांति नहीं थी। तो वो एक बाबा के पास गया कि बाबा मेरे पास ये, मैं बहुत अमीर हूँ, 10 करोड़ रुपए है, लेकिन मन में शांति नहीं है। तो बाबा ने उसको बोला कि तू एक काम कर, तू मेडिटेशन कर, योगा कर, प्राणायाम कर, उससे तुझे मन में शांति आ जाएगी। तो वापिस वो घर पे गया, 1 हफ्ते तक उसने सब किया, मेडिटेशन किया, प्राणायाम किया, योगा किया, लेकिन फिर भी उसको मन में शांति नहीं आई। वो वापिस बाबा के पास गया कि बाबा मैंने आपको, आपने बोला वो सब किया, लेकिन मुझे मन में शांति नहीं मिली। तो बाबा ने बोला कि अभी भी तुझे अगर मन में शांति नहीं मिलती तो एक काम कर, तू सब दान कर, राइट। हम क्या करते हैं, दान करते हैं कि मन में शांति मिल जाए, कि हम गाय को चारा डालते हैं, कबूतर को दाना डालते हैं, तो उसमें भी मन में शांति आ जाएगी। तो ऐसा किया उसने, फिर भी उसको मन में शांति नहीं मिली। वो वापिस बाबा के पास गया, बाबा को बोलता है बाबा वो भी आपने जो बोला था वो भी किया, लेकिन अभी भी मुझे मन में शांति नहीं मिल रही है। तो बाबा ने बोला एक काम कर, सामने पहाड़ पे एक बहुत योगी बाबा बैठे हैं, बहुत सालों से वो तपस्या कर रहे हैं, वहां पे जा और उसको बोल कि ये तेरा जो प्रॉब्लम है उसको बोल, वो तुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे। तो वो भाई जो था, वो अमीर आदमी जो था, वो 10 करोड़ लेके वो बाबा के पास गया जो पहाड़ पे बैठे थे। तो वहां पे जाके बोलता है कि मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पास 10 करोड़ है, ये 10 करोड़ आप ले लीजिए, लेकिन मुझे मन में शांति नहीं है, तो मुझे मन में शांति आप आए ऐसा कुछ सोल्यूशन बताइए, आप चाहे तो ये 10 करोड़ रख सकते हैं। बाबा बोले मेरा, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, तो तेरे मन में अगर शांति नहीं है तो हम एक काम करते हैं, मैं मंत्र बोलता हूँ, तू मेरे सामने बैठ, आंख बंद करके बैठना, मैं मंत्र बोलूंगा और तुझे शांति मिल जाएगी। तो आदमी बोलता है बाबा को कि बाबा मंत्र आप बोलोगे, शांति मुझे मिलेगी? तो बोला हाँ, मंत्र मैं बोलूंगा और शांति तुझे मिल जाएगी। तो फिर उसने आंखें बंद की, बाबा ने मंत्र मन में बोलना चालू किया। तो 15 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, 1 घंटा, 2 घंटा हो गया, बाबा के कुछ आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मन में मंत्र बोलने वाले थे। वो जो अमीर आदमी था उसको लगा कि ये बाबा तो कुछ बोला नहीं है कि अभी कब बंद होना है, कब आंखें खोलनी है, मैं देख लेता हूँ कि बाबा कहाँ, बाबा क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स वो आदमी ने जब आंखें खोली, तो उसको सामने उसने देखा कि ना तो बाबा है ना ही उसकी बैग है। तो उसको क्या लगा कि बाबा उसकी बैग लेके, उसके पैसे लेके फरार हो गए, राइट। तो अगर आपके पैसे गायब हो जाते, पैसे ऐसे चोरी हो जाते, कोई लेके फरार हो जाता, तो हम क्या कर सकते, क्या करते हैं? बहुत रोते हैं, बराबर। तो वो जो भाई था, अमीर आदमी था, वो भी बहुत जोर जोर से रोने लगा। और हम जब बहुत रोते हैं तो क्या होता है, हमको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। ठीक है, तो वो आदमी को भी बहुत अच्छी नींद आ गई, वो वहीं पे सो गया। तो थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली, उसकी जब नींद उड़ गई, तो उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था, उसके पीछे ही उसकी जो 10 करोड़ की बैग थी वो उधर ही थी। तो उसने बैग जल्दी से, उसको बैग को गले लगाया, खूब नाचने लगा। फिर उसने खोला कि ये मेरा जो 10 करोड़ था वो ऐसा का ऐसा ही है कि नहीं। तो उसने देखा कि वो 10 करोड़ जो था वो ऐसा का ऐसा ही है, बाबा ने उसमें से कुछ लिया नहीं था। तो वो बहुत खुश हो गए। जैसे ही वो खुश हो रहा था, तो बाबा झाड़ के ऊपर से नीचे आए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे, वहां से नीचे आए। वो बोले अब तेरे को कैसा लगता है? तो बोला अब मुझे मन में बहुत शांति मिलती है बाबा, मेरे पैसे मिल गए। तो बाबा बोले कि ये पैसे तो तेरे पास पहले से थे, लेकिन तेरे मन में शांति क्यों नहीं थी? क्योंकि जब तक, फ्रेंड्स, लाइफ में तीन चीज रहती है, पैसे, रिलेशनशिप और टाइम। ये तीन चीज ऐसी है जो हमारे पास जब तक रहती है तब तक हमें उसकी कदर रहती नहीं है। वो जब चली जाती है तब हमें उसकी कदर रहती है। तो बाबा ने उसको बोला कि ये तेरे लाइफ में से जैसे चला गया तो तुझे उसकी कदर हुई, जब तक वो तेरे पास था तब तक तुझे उसकी कदर नहीं थी। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी जो है उसका मॉरल ये है कि जब तक हमारे पास पैसे रहते हैं, रिलेशनशिप रहती है,
या टाइम रहता है, तब तक हमें उसकी कदर रहती नहीं है। एक बार वो हमारे हाथ से चला जाता है, बाद में हम उसकी कदर करते हैं और बाद में हम उसके लिए पछताते हैं कि ये चला गया। ठीक है। तो हमें आज यहाँ पे हम पैसे के बारे में बात करेंगे कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे हम हमको इस तरह रोना ना पड़े। फ्रेंड्स, ये जो भाई ये जो फोटो है वो किसका है, कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में, या आप अपने आप को म्यूट करके भी बोल सकते हैं। वॉरेन बफेट। या वेरी गुड। सो ये वॉरेन बफे है, राइट? सो वॉरेन बफे जो है वो दुनिया के सब वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, हम सबको पता है। अच्छा, वॉरेन बफे ने ऐसा क्या किया होगा कि वो इतने अमीर बन गए, राइट? तो उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था, उसने बहुत सालों पहले इन्वेस्टमेंट किया था, उसने ये किया वो किया, पेशेंस रखा, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छी प्राइस पे बाई कर लिए, ये सब तो स्टोरी हमें पता है। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं कि वो जो अमीर बने, उसके लिए जो मेन रीजन है वो उसकी कुंडली है, उसका टाइम है, उसकी कुंडली है। तो आपको कैसा लगेगा फ्रेंड्स? मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि वॉरेन बफे साहब अगर अमेरिका में 1930s में उसका जन्म हुआ, 1930 में वॉरेन बफे साहब का जन्म हुआ था अमेरिका में। अगर वो अमेरिका के बदले अफ्रीका में जन्म हुआ होता तो क्या वो इतनी वेल्थ बना पाते? आज जो वॉरेन बफे साहब के पास जो वेल्थ है, वो अगर अमेरिका के बदले अफ्रीका में जन्म हुआ होता तो इतनी वेल्थ शायद वो नहीं बना पाते। 1930 के बदले अगर उसका जन्म 1910 में हुआ, 20 साल पहले हुआ होता, या 30 साल बाद में हुआ होता, तो शायद इतनी वेल्थ नहीं बनती। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडस्ट्रियल युग आया, उसमें अमेरिका ने काफी प्रगति की, उसके कारण उसके शेयर के भाव बढ़े। तो फ्रेंड्स, ये चीज आज आज की तारीख तारीख में आपके और मेरे ऊपर भी लागू पड़ती है। अभी हम जो जिस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैठे हैं, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी के लिए हमने बहुत सारी बातें की है, हम यहाँ पे ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले उसके बारे में, क्योंकि हम सबको बहुत कुछ पता है। बराबर। हम 2 से 3 स्लाइड ही यहाँ पे जाएंगे। तो इंडिया के पास जो अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी नेक्स्ट जो 10 20 30 साल की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ह्यूज है। इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अभी जो हमारा इकोनॉमी है वो अबाउट 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है, बराबर 3.5 के करीब, 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब हमारा जीडीपी है, हमारी इकोनॉमी। ये जब हमने स्टार्ट किया था 1947 से लेके, हमारा जो फर्स्ट ट्रिलियन अचीव हुआ था 2008 में हुआ था, 2008। सो अबाउट 60 इयर्स लगे थे हमको फर्स्ट ट्रिलियन अचीव करने के लिए। फिर 7 इयर्स में हमने सेकंड ट्रिलियन ऐड किया। फिर अगेन 7 ईयर में हमने सेकंड ट्रिलियन ऐड किया। तो इसके बाद का जो ट्रिलियन है, फोर्थ ट्रिलियन है, वो शायद 3 साल में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद हर एक 2 साल में हम एक एक ट्रिलियन ऐड करेंगे। सो ये जो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर की जो स्टोरी है फ्रेंड्स, ये इससे होगा क्या? सपोज 8 या 9 ट्रिलियन अगर हो जाता है हमारी इकोनॉमी की साइज, हमारा जो जीडीपी की साइज है वो 2030 या 2031 तक अगर इतना होता है, शायद 10 ट्रिलियन भी हो सकता है। तो उससे होगा क्या फ्रेंड्स, कि आपकी और मेरी जो अभी पर कैपिटा इनकम है, मतलब कि हमारी पॉपुलेशन है अबाउट 140 करोड़, और हमारी जो ये इकोनॉमी है उसका जो पर कैपिटा इनकम निकालते हैं वो अभी बहुत ही कम है, 2000 या 2500 डॉलर्स पर हेड है, पर ईयर। तो वो उस अगर ये इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, अगर ये स्पीड से बढ़ती है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। इससे क्या फायदा होगा वो हम आगे बात करेंगे, कि आज तक हम जो अभी खर्चा कर रहे हैं उसमें भी वो खर्चा अभी ज्यादा होगा, मतलब कि हमारा जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो ज्यादा होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स किसको बोलते हैं? आज तक अगर हम आप देखो, आपके आपके आजू बाजू में आपकी सोसाइटी है, आपकी जो कम जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, आप रोड पे ऊपर कहीं कहीं पे जा रहे हो, सिग्नल पे आप खड़े हो, तो आप देखो आज आजू बाजू जो कार्स खड़ी है, जो गाड़ियां खड़ी है, पैसेंजर व्हीकल्स, ये उसका डेटा है फ्रेंड्स। बराबर। और ये चीज आप अगर आपके मार्केट में आप देखोगे तो भी आपको इजीली आप समझ में आ जाएगा। अब तक क्या होता था फ्रेंड्स, कि हम लोग जो कार परचेस करते थे वो हैचबैक कार परचेस कर रहे थे। हैचबैक मतलब कि अल्टो हो गया, स्विफ्ट स्विफ्ट हो गया, i10 i20 अल्ट्रोज, ये सब हैचबैक कार्स है।
लेकिन अब वो हैचबैक कार्स की जो रेंज है वो अबाउट 5 लाख से 10 लाख रहती है, 5 से 10 लाख की रेंज रहती है। लेकिन अभी क्या ट्रेंड हुआ है, ट्रेंड अभी क्या चालू हुआ है फ्रेंड्स, कि अभी ज्यादातर लोग क्या पसंद कर रहे हैं, एसयूवी कार परचेस कर रहे हैं। एसयूवी कार जो रहती है उसकी स्टार्टिंग प्राइस ही अबाउट, किससे होती है, आपका 10 लाख से चालू होती है, 10 से 15 लाख तो उसका स्टार्टिंग रेंज होता है, 12-15 लाख से उसका स्टार्टिंग रेंज होता है। तो जो एसयूवी कार रहती है, अभी जो जितनी भी गाड़ियां सेल हुई लास्ट जुलाई 2023 में, 2 महीने पहले, सपोज 100 गाड़ी इंडिया में सेल हुई है, तो उसमें 28 गाड़ी हैचबैक थी और 50 गाड़ी थी वो एसयूवी थी। मतलब कि जो लोग के पास पैसे है वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, बराबर, ये चीज पहले नहीं था। तो ये अभी अभी चालू हुआ है। फ्रेंड्स, किसी ने मैसेज किया है कि मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं है, कैन यू कंफर्म मेरा वॉइस ऑडिबल है? प्लीज कंफर्म, इफ कंफर्म देन यू कैन send yes to the chat. I hope my voice is clear. Okay. So दूसरा एक डेटा देखते हैं फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जो ऑटो सेल्स है 2022 लास्ट ईयर का, जो ऑटोमोबाइल का जो सेल हुआ है इंडियन पैसेंजर व्हीकल का, उसमें आप देखो 2012 में अबाउट अबाउट 20 लाख कार सेल होती थी, बाद में 18 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 24 लाख। अभी आप देखो 2022 में, और ये जनवरी टू सितंबर 9 महीने का ही डेटा है 2022 का, 1 साल पहले का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 28 लाख 50,000 कार्स सेल हुई है। यहाँ पे आप देखो 2020 में एक बहुत बड़ा गैप हुआ था ड्यू टू कोविड, लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ जो है वो अभी भी चालू है, आज की तारीख में भी ये ग्रोथ ऐसी ही आ रही है। तो ये सब चीज क्या दिखाती है फ्रेंड्स, कि अभी हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, अभी हमें कार भी चाहिए। और कार भी कैसी चाहिए, कि 8-10 लाख वाली कार ज्यादातर लोग नहीं पसंद कर रहे, लोग ऐसी पसंद कर रहे हैं कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, राइट। सो ये एक हो गया। अभी दूसरा एक कंसेप्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, रीच और वेल्थी। हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि रीच क्या है, वेल्दी क्या है, राइट। तो रीच किसको बोलते हैं और वेल्दी किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है, क्योंकि ये सेमिनार जो हम आज कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, वो वेल्थ के ऊपर है। तो जो रीच होते हैं उसके पास क्या रहता है फ्रेंड्स, उसके पास पैसा रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, पैसा रहता है, और उसके पास बहुत सारी लोन्स भी रहती है, डेट भी रहता है, राइट। उसने बहुत सारी लायबिलिटी लेके रखी है मार्केट से। जो वेल्दी पर्सन है, जो जिसके पास, जो हम बोलते हैं वेल्दी, उसके पास क्या रहता है फ्रेंड्स, जो वेल्दी पर्सन रहता है उसके पास एसेट रहती है, उसके पास लायबिलिटी कम रहती है या तो ना रहती है, उसके पास नहीं रहती है या तो बहुत कम रहती है। तो जो वेल्दी पर्सन है उसके पास ज्यादातर क्या रहती है, एसेट रहती है। एसेट किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, एसेट उस चीज को बोलते हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, और लायबिलिटी उस चीज को बोलते हैं जो आपके पॉकेट में से पैसा निकाल लेता है। तो हमें, अगर हमें पैसे बनाने हैं तो हमें वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी, वेल्थ एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी। तो वेल्दी पर्सन जो रहते हैं उसके पास इतनी एसेट रहती है कि उसको सुबह उठ के जॉब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके पास चॉइस रहती है कि आज मुझे जॉब पे जाना है कि नहीं जाना है, आज मुझे ऑफिस पे जाना है कि नहीं जाना है। रिच लोगों के पास वो चॉइस रहती है, नहीं रहती है। कोई जो पर्सन है, कोई इम्प्लॉई है, सपोज उसकी 2 लाख सैलरी है, 3 लाख महीने की सैलरी है, तो उसको हम रिच बोलेंगे, राइट। उसको हम रिच बोलेंगे, लेकिन क्या उसके पास चॉइस है कि मैं जॉब पे जाऊं कि ना जाऊं? लेकिन कोई जो वेल्दी पर्सन है वो भले ही 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, लेकिन उसके पास चॉइस रहती है कि मुझे आज नहीं भी जाना है तो भी मुझे 1 लाख तो मिलेगा। मैं 1 महीने तक अगर नहीं जाता हूँ जॉब पे या ऑफिस पे, फिर भी मुझे जो मेरी इनकम है वो कंटिन्यू रहेगी, मुझे मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट इज कॉल्ड वेल्दी। तो ये हमें हमें अगर हमारी लाइफ में अभी हम यहाँ पे है, हम रीच है, हमारी सैलरी बहुत हाई है, हमारे पास बिजनेस की इनकम है, सैलरी है, वो हाई है, लेकिन हमें वो भी देखना है फ्रेंड्स कि क्या हम वो जो सैलरी आ रही है, जो हमारे पास इनकम आ रही है, उससे हम एसेट इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको प्रॉपर वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट इज वेरी मच क्रिटिकल फ्रेंड्स। तो अभी जो वेल्थ की हमने बात किया, यहाँ पे हमने बात किया कि रिच से ज्यादा बेटर है कि हम वेल्दी बने। तो वेल्दी बनना कैसे है फ्रेंड्स,
कैसे वेल्दी बन सकते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो वेल्दी बनने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सारी चीजें रहती है। यहाँ पे हम दो से तीन या चार, मैक्सिमम चार बातें हम करेंगे यहाँ पे, डिटेल में चर्चा करेंगे कि वेल्थ कैसे बना सकते हैं। बराबर। तो फ्रेंड्स, एक स्टोरी, अगर अगेन अगेन हम स्टोरी पे आ गए, स्टोरी से बात चालू करते हैं। तो जो वेल्थ बनाने के लिए की इंग्रेडिएंट्स है उसमें फर्स्ट है रिच माइंडसेट, राइट। फिर टेक ओनरशिप, देन रिच सर्कल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट गोल एंड नो लेस। रिच माइंडसेट मतलब क्या फ्रेंड्स? सो रिच माइंडसेट जो हम बोलते हैं, तो रिच माइंडसेट में हमें एक कहावत है, एक हिंदी में कहावत है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, कोई अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि ये जो कहावत, जो कहावत है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो हमने कहाँ पे सुना है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो कहावत हम आपने कहाँ पे देखा, कहाँ पे सुना है? ट्रक के पीछे। ट्रकों के पीछे, गाड़ियों के पीछे। परफेक्ट, परफेक्ट। तो हमने ये कहाँ पे सुना है? ट्रक के पीछे सुना है, राइट। वेरी गुड। सो ये हम जब सुनते हैं तो ये मिलता है ट्रक के पीछे। कभी आपने ऐसा सुना है, कभी आपने ऐसा देखा है कि मर्सिडीज के पीछे ये लिखा है? नहीं लिखा है, बराबर। मर्सिडीज के पीछे नहीं लिखा होता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ट्रक के पीछे लिखा होता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, राइट। अभी मालती जी आप बताइए कि अगर हम, आप रोड पे जा रहे हैं, एक बाजू से ट्रक जा रहा है, एक बाजू से मर्सिडीज जा रही है, तो आपकी नजर कहाँ पे जाएगी? मर्सिडीज पे जाएगी या ट्रक पे जाएगी? मर्सिडीज पे। मर्सिडीज पे जाएगी, राइट। लेकिन लिखता कौन है? ट्रक वाला लिख रहा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे भाई, तुझे नजर भी कौन लगाएगा? मर्सिडीज वाले को ही नजर लगेगी, राइट। तो ये क्या है? ये माइंडसेट है, ठीक है। तो ये माइंडसेट हमको, अगर ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हमें वेल्दी बनना है तो, ठीक है। नेक्स्ट होता क्या है फ्रेंड्स कि हम जब पैसा कमाते हैं तो हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसा कमाने के लिए मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हमारा थिंकिंग बहुत लो रहता है। उससे भी, ये भी हम एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक खेत में एक मजदूर था। तो खेत में मजदूरी करते हैं ना, वैसा एक मजदूर था। तो खेत में बहुत काम किया, बहुत काम किया उसने। फिर उसको, अगर हम बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें क्या लगता है? भूख लगता है, ठीक है। तो उसको भी भूख लगी। तो उसने उसका जो पोटली थी, मजूर क्या लेके आता है? पोटली लेके आता है, बराबर। तो वो पोटली में से उसने पोटली खोला और एक जगह पे बैठ के वो पोटली खोल के उसमें से खाने लगा। तो उसने पोटली खोला तो उसमें सिर्फ रोटी थी, सिर्फ चपाती थी और कुछ नहीं था। तो वहां से एक एक दूसरा बंदा था, उसका दोस्त था, उधर से निकल रहा था। तो उसने देखा कि वो जो मजदूर था वो ऐसे चपाती को तोड़ रहा है और ऐसे डुबो डुबो के खा रहा है, चपाती को तोड़ रहा है, डुबो डुबो के खा रहा है। तो बाजू में से जो उसका दोस्त निकला, उसने बोला कि भाई ये तू क्या कर रहा है? तेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ चपाती है, तू फिर ऐसे डुबो डुबो के क्यों खा रहा है, ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है? तो उसने बोला कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ चपाती है। तो मैं ऐसा सोच के खा रहा हूँ कि यहाँ मैं जो रोटी के साथ, चपाती के साथ मैं चटनी में डुबो डुबो के खा रहा हूँ, मैं ऐसा सोच के खा रहा हूँ। तो जो उसका दोस्त था उसने बोला कि तू अगर सोचता ही है तुझे, तो तू रसगुल्ला या गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा है, तू चटनी क्यों सोच रहा है? तो वो बंदा जो था, वो मजदूर जो था, वो बोल रहा है, गरीब आदमी उसको बोल रहा है कि मेरे जो दादा थे वो भी चटनी सोच के खा रहे थे, मेरे जो फादर थे वो भी चटनी सोच के खा रहे थे, तो मैं भी चटनी सोच के खा रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये हमारे वेल्थ के, हमारे पैसों के लिए कहाँ पे ये स्टोरी हमें समझनी है, कहाँ से, इसके इससे हमें क्या सीखना है कि हमारे दादा जो थे वो भी एफडी में इन्वेस्ट कर रहे थे, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे थे, बैंक अकाउंट में रखते थे, एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे थे। हमारे पापा भी वही कर रहे थे। लेकिन हमारी जनरेशन जो है, आज आज का जो टाइम है 2023, यहाँ से हमें वो चीज को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना है, अगर हमें वेल्दी बनना है, तो हमारे दादा जो कर रहे थे, हमारे फादर जो कर रहे थे, वो हमें नहीं करना है, उससे हमें आगे जाना है। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट था वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो क्या था? टेक ओनरशिप। बराबर। ओनरशिप क्या होता है फ्रेंड्स? तो ओनरशिप ये रहता है कि जब भी मैं जॉब भी करता हूँ, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, सपोज मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, तो मुझे उसमें ओनरशिप लेनी पड़ेगी। भले ही मैं
मैं मेरा जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, उस वहाँ पे मुझे जो भी टास्क दिया है, जो भी काम दिया है, उसको मुझे ओनरशिप के साथ करना पड़ेगा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। एक एक ऐसा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे तीन देश है, बराबर। एक है अमेरिका, जापान और इंडिया। अभी समझ लिए अभी समझ ले कि लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर कट हो जाता है अमेरिका में। तो वहां पे लोग क्या करेंगे? अगर पावर कट हो जाता है अमेरिका में, तो वहां पे लोग क्या करेंगे? कॉल करेंगे, राइट। जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वहां पे वो लोग कॉल करेंगे, और जो अपनी जो कंप्लेंट है वो नोट करेंगे, और वहां पे वो आके वो रिपेयर कर देंगे। ना व्हाट हैपेंस इन जापान? तो हमको पता है कि जापानीज लोग है, वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उसको सभी चीज की मिलती है। जापानीज जो पॉपुलेशन है उसको, तो वो उसके घर में अगर लाइट जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट होगा, तो वो अपने आप पहले ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर उससे नहीं होगा तो वो क्या करेगा? कॉल करेगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में कॉल करेगा। अगर इंडिया में लाइट गई तो क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? अच्छा, कोई बता सकता है अनम्यूट करके अपने आप को, कि अगर इंडिया में पावर कट होता है तो हम क्या करते हैं? व्हाट इज अवर फर्स्ट रिएक्शन? आगे पीछे आजू बाजू देखेंगे। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे? अगर इंडिया में अगर लाइट जाती है, मैं घर से बाहर जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा, लेफ्ट में देखूंगा, राइट में देखूंगा, सब जगह पे अगर लाइट गई है तो मुझे भी, मेरी लाइट भी गई है, सबकी आ जाएगी, मेरे उसके साथ मेरी भी आ जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्रेंड्स, ये चीज क्या है? दैट इज ओनरशिप, राइट। कि अगर पावर कट हुआ है तो मुझे भी फोन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चीज हुई कि हमें ओनरशिप का ये भी एग्जाम्पल हुआ कि पावर कट जाती है तो हमें, जैसे लाइट गई तो हमें फोन करना पड़ेगा। सेम चीज हमारे यहाँ पे क्या होता है इन्वेस्टमेंट में। मैं किसी को पूछता हूँ कि आपने कुछ प्लानिंग किया, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या बोलते हैं कि मैं बैंक में गया था, वहां पे एक फॉर्म पे साइन करवा दिया और मेरे पैसे इन्वेस्ट हो गए। कहाँ पे इन्वेस्ट हुए, कितने आएंगे, कब आएंगे, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, कि ये हम ओनरशिप पे हमें ध्यान देना पड़ेगा जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम चीज फ्रेंड्स, जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे इंडिया में 200-250 साल पहले, उस टाइम पे क्या हुआ फ्रेंड्स? ब्रिटिशर तो इतने ही थे। जैसे हमने पावर कट के एग्जांपल में देखा कि हमने आजू बाजू में देखा लाइट सबकी गई है, तो मुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिशर्स तो बहुत मुट्ठी भर थे, हम इतनी सारी पॉपुलेशन थे उसके सामने। फिर भी ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वेस्टमेंट में, लाइफ में, कंट्री में। ठीक है फ्रेंड्स। निकुंज, आई हैव वन पॉइंट ऑन पावर कट। या पावर प्लीज कट प्लीज। को ऐसे लेते हैं। हाँ जी। ऐसे नहीं लेते हैं, आजू बाजू देखते हैं, यहाँ पे हम लोग वैलिडेट करते हैं कि ओके, हमारे यहाँ की पावर कट गई है, क्या बगल अगल पे गई है, तो मीनिंग दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द पावर हाउस लेवल। तो सब इकट्ठा या होके आई थिंक आई जाते गेट। हैं। या राइट। डेफिनेटली यू आर परफेक्टली राइट। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कोरिलेशन करना था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मार्क ट्वेन, राइट। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हो गए मार्क ट्वेन करके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट, मार्क ट्वेन जो थे उसने एक बहुत बड़ी चीज बोली कि आपकी लाइफ में दो सबसे बड़े इम्पोर्टेंट दिन रहते हैं। एक रहता है कि जब आपका जन्म हुआ, जब आपका बॉर्न हुआ, दैट इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट डे इन योर लाइफ। एंड सेकंड डे इज जब आपको पता चला कि आपका जन्म क्यों हुआ, वाई यू आर बोर्न इन दिस अर्थ, वाई यू आर बोर्न इन दिस प्लेनेट। आपका जन्म क्यों हुआ है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑनरशिप, राइट। तो हमें वो भी देखना है कि अगर मैं जो भी काम कर रहा हूँ, क्या मेरा जन्म उसके लिए हुआ है? जो मैं आज काम कर रहा हूँ, क्या मुझे वो अच्छा लगता है? तो वो भी एक ओनरशिप का पार्ट है। जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, जहाँ पे मेरा पैसा जा रहा है, क्या उससे मुझे मेरा जो लाइफ का पर्पस है वो सोल्व होने वाला है? तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड फ्रेंड्स, ओनरशिप के लिए एक स्टोरी से बात करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक रेबिट था, ठीक है। रेबिट दौड़ रहा था और उसके पीछे पीछे शेर दौड़ रहा था। तो हम सबको पता है कि रेबिट से ज्यादा ताकतवर कौन है? शेर है, लायन है, बराबर, वो जंगल का राजा है। लेकिन उस दिन क्या हुआ
कि रेबिट अपने बिल में घुस गया और दौड़ते दौड़ते, और शेर पीछे रह गया। तो रेबिट उसके बिल में घुस गया, तो उसके पास शेर आया और उसने पूछा कि रेबिट यार, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, लेकिन तू आज कैसे दौड़ लिया, तू इतना जल्दी से कैसे भाग गया? तो रेबिट उसको बोलता है कि तू फूड के लिए भाग रहा था और मैं लाइफ के लिए भाग रहा था। मतलब कि तू खाना खाने के लिए भाग रहा था और मैं मेरी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा था। इसलिए मैं तेरे से जल्दी भागा और मैं तेरे से जीत गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वही चीज है कि जो हमें ओनरशिप लेके हमको दौड़ना है। नाउ फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट इज रीच सर्कल। नाउ आप आपने एक बहुत बढ़िया एक चीज सुनी होगी कि जैसे हमारे आजू बाजू में जो पांच लोग हैं, हमारा जो एवरेज, पांच लोगों की एवरेज की जैसा हम बन जाते हैं। आपके आजू बाजू में जो पांच लोग हैं, अगर वो पब में जाते हैं तो आप भी पब में जाओगे। अगर वो लोग जिम में जाते हैं, आपके आजू बाजू के जो पांच लोग हैं वो अगर जिम में जाते हैं, तो हम भी कहाँ पे जाने वाले हैं? जिम पे जाने का चांस ज्यादा है। ठीक है, अगर वो लोग भी गप्पे मार रहे हैं रोज शाम को मिलके चाय की टपरी पे, तो हम भी क्या करेंगे? चाय की टपरी पे जाके गप्पे मारने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो सर्कल है वो हमको देखना है कि हमारा सर्कल हमने कैसा बनाया है, हम कैसे लोगों के साथ हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके बेस पे हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा और इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट रहेगा। अगर हमारे आजू बाजू वाले पांच लोग हैं वो भी अगर LIC, FD, PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा पैसा भी कहाँ जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे जाएगा। तो रीच सर्कल मीन्स, अब जो माइंडसेट माइंडसेट से रीच, अब्दुल कलाम भी रीच थे, महात्मा गांधी जी भी रीच थे, और नेल्सन मंडेला मंडेला साहब भी रीच थे। रीच नॉट बाई मनी, मनी से नहीं, लेकिन उसकी थॉट प्रोसेस से रीच थे। अच्छा फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ये एक क्लास है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे। तो जो आगे की दो रो है, जो फर्स्ट टू रो है, वहां पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे जाने वाले? साइंस और आर्ट्स कहाँ पे जाएंगे? साइंस में जाएंगे। और लास्ट की बेंच में, लास्ट की रो में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो कहाँ पे जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली आर्ट्स में जाएंगे। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? बिकॉज उसका सर्कल, जो उसका सर्कल है, उसके जैसे ही वो लोग बिहेव करेंगे। आपके आजू बाजू में जो सर्कल रहेगा उसके जैसे ही आप भी बिहेव करोगे और वैसे ही आप एडमिशन लोगे। अभी हम आते हैं फ्रेंड्स की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट गोल। ठीक है, तो हमारा जो वेल्थ क्रिएशन का नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट गोल्स। ऐसा मानिए फ्रेंड्स कि अगर मैं आपको पैसे दूं कि आपको 3 दिन तक घूमने जाना है, ट्रैवलिंग करना है, 3 दिन तक टूर पे जाना है, तो आप कहाँ पे जाएंगे फ्रेंड्स? गोवा जाएंगे या इमेजिका जाएंगे, लोनावाला जाएंगे? तो अगर 3 दिन तक हमें 3 दिन हमें घूमने जाना है, तो हमको कितनी कितनी चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से कपड़े लेके जाएं, मतलब वहां पे कैसा वेदर है। अगर छोटे बच्चे हैं तो हम दवाई का और उसकी जरूरत जो सामान है वो सब हम लेके जाएं। फिर हम देखेंगे कि हम कैसे जाएंगे, बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे। तो पूरा अरेंजमेंट हम जो करेंगे 3 दिन के ट्रैवलिंग के लिए, वो हम 10 दिन पहले से चालू करेंगे, 15 दिन पहले से चालू करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं अगर किसी को पूछता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने, आपका जो गोल है, लाइफ का जो गोल है, उसके लिए कुछ प्लानिंग किया गया? हमें 3 दिन का अगर ट्रैवलिंग करना है तो हम 10 दिन पहले से उसका प्लानिंग करते हैं, बराबर, 3 दिन के ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन हमारा जो लाइफ के गोल है, जो आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आने वाले हैं, उसके लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं। तो डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जो हमारे लाइफ के जो इन्वेस्टमेंट के जो गोल है, लाइफ के जो गोल्स आने वाले हैं, उसके लिए उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले से प्लानिंग करके हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दूसरी चीज फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे अहमदाबाद में हूँ, होता क्या है कि अगर मेरे पास दो चीजें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, लाइफ में अगर पैसे मेरे पास अगर बचते हैं तो मैं दो जगह पे रख सकता हूँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो तो भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ सकता है। सेविंग मतलब क्या फ्रेंड्स? सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? अगर मेरे पास 1 लाख रुपए बच रहे हैं और उसको मैं बैंक अकाउंट में रखता हूँ, तो वो मैंने क्या किया? वो मैंने सेव किया है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और 1 लाख रुपए मैंने सेविंग अकाउंट में रखे, वहां पे मुझे 1 साल में 6% का मुझे ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। और 1 साल के बाद जो इन्फ्लेशन है, दैट इज ऑल्सो 6%। तो 1 लाख मैंने बैंक अकाउंट में रखे थे, मुझे 6% का इंटरेस्ट मिला, और 1 साल के बाद इन्फ्लेशन भी 6% है, तो मेरा नेट गेन कितना हुआ? 0। तो डेट इज सेविंग।
और अगर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जहां से मिलता है, मतलब कि मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करूं जहां पे मुझे एक साल में 10 12 11% का अगर रिटर्न मिलता है, तो मेरा जो इन्फ्लेशन है उसको मैं बीट कर सकता हूँ। तो डेट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल से बात करते हैं। अगर मैं आज अहमदाबाद में हूँ, अगर अहमदाबाद से मुझे गांधीनगर जाना है तो मैं बाइक पे जा सकता हूँ, कार में जा सकता हूँ, ठीक है, या तो बस पे जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ से मुझे अहमदाबाद से मुंबई जाना है तो मैं बाइक से जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। मैं या तो ज्यादा से ज्यादा कार लेके जा सकता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं क्या करूंगा, ट्रेन में जाऊंगा या तो फ्लाइट में जाऊंगा। ठीक है। तो जैसा मेरा डेस्टिनेशन चेंज होता है, मेरा डेस्टिनेशन अगर दूर है, तो मुझे ज्यादा फास्ट व्हीकल की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ से अगर अमेरिका मुझे जाना है तो मैं ट्रेन में नहीं जा पाऊंगा, मुझे ऑब्वियसली फ्लाइट में जाना पड़ेगा। तो मेरा डेस्टिनेशन जितना दूर है उतना मुझे व्हीकल भी फास्ट चाहिए, व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। सेम इसी हिसाब से जितना मेरा गोल दूर है, अगर मेरा गोल 5 साल के बाद है तो अलग व्हीकल चाहिए, 3 साल के बाद है तो मैं एफडी में भी रख सकता हूँ, सेविंग अकाउंट में भी रख सकता हूँ, 1 साल के बाद अगर गोल ड्यू है मेरा तो। लेकिन जो गोल मेरा 20 साल के बाद है, जो पैसे की जरूरत जिस पैसे की जरूरत मुझे 10 साल के बाद पड़ने वाली है, 15 साल के बाद पड़ने वाली है, तो मुझे उसको बैंक अकाउंट में एफडी में नहीं रखना है, मुझे उसको प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करना है जहां से मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो बात किया, दैट इज अबाउट द वेल्थ क्रिएशन। नाउ लास्ट पॉइंट अबाउट द वेल्थ क्रिएशन पॉइंट इज नो लेस बी रेशनल। ये सबको सब पहचानते हैं, इसको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर साहब की एक ऑटोबायोग्राफी आई है, आत्मकथा। उसकी जीवन की आत्मकथा ही है। अगर आप उसमें पढ़ोगे फ्रेंड्स, तो ये जो सचिन साहब थे वो 10th में फेल हुए हैं, 10वीं क्लास में एसएससी में ही फेल्ड। वो 10वीं क्लास में फेल हुए, लेकिन उसको उस वो मास्टर किस में थे? उसको एक चीज आती थी, क्या आता था? क्रिकेट। क्या आता था? बैटिंग। सो ही वॉज मास्टर इन बैटिंग। उसको मास्टरी थी क्रिकेट में। तो उसने क्या किया फ्रेंड्स, उसने 10वीं क्लास में तो फेल हुए, ठीक है, लेकिन पूरी लाइफ उसने क्या किया? क्रिकेट खेला, मास्टर बन गए, गॉड ऑफ क्रिकेट बोला। अभी आज की डेट में अगर आप 10th का सिलेबस देखोगे, तो सचिन साहब का चैप्टर है। जो बंदा 10th की क्लास में फेल हुआ है, उसका चैप्टर सेम उसी क्लास में है। आप समझ रहे फ्रेंड्स? इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि नो लेस बी रेशनल। आपको, हम क्या सोचते हैं, सब कुछ मैं ही कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे सब कुछ मालूम हो जाए, मुझे सब कुछ नॉलेज आ जाए, बाद में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आप, आपका जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो हॉबी है, जो प्रोफेशन है, उसमें आप मास्टरी रखिए, उसमें आप अपना टाइम स्पेंड करिए, उसमें आप आपकी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करिए। और बाकी का जो काम है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, आपके एडवाइजर के ऊपर छोड़ दीजिए। उसको पता है कि कैसे करना है, मार्केट को पता है कि इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है। वो हमारा काम नहीं है, वो मार्केट का काम है, वो आपके एडवाइजर का काम है, वो लोग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट वेल्थ क्रिएशन। नाउ अनदर पार्ट ऑफ दिस इज मैनेजिंग मनी, राइट। तो हमारा आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी में हम ऐसा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आज, कि जो पैसे हमारे पास आए हैं उसको हम किस तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं, किस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पैसे कमाते हैं, राइट, हर मंथली हमारे पास पैसे आते हैं, इनकम आती है, जॉब से आती है, बिजनेस से आती है। लेकिन जो 1 लाख रुपए हम महीने के कमाते हैं, अगर मैं किसी मेरी वाइफ को अगर बोलूं कि ये 1 लाख रुपए तू लेके जा, तो अगर वो तनिष्क के शोरूम में जाएगी तो 5 मिनट में वो खर्चा हो जाएगा, 10 मिनट में खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए जो हम मेहनत करते हैं और स्पेंड चुटकियों में हो जाता है, 5 मिनट में वो 1 लाख रुपए चले जाते हैं। तो पैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन एक्सपेंस करना, जो स्पेंड करना, वो बहुत इजी है, बहुत फास्ट है। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? ठीक है, ऐसा होता क्यों है? इसको बोलते हैं खर्चा, ठीक है, एक्सपेंसेस। तो हम जो पैसे कमाते हैं उसका पर्पस तो वही है। जो मनी हम कमाते हैं उसका पर्पस क्या है फ्रेंड्स? उसका पर्पस है स्पेंड करना। अल्टीमेट गोल ऑफ मनी, अल्टीमेट गोल जो है पैसे कमाने का, पैसे का, वो है खर्चा करना, उसको स्पेंड करना। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1990s में ये 1 रुपए का कॉइन पब्लिश हुआ था, और अभी रिसेंटली लास्ट ये जो पब्लिश हुआ, इन दोनों में एक अंतर है। उस टाइम पे यहाँ पे गेहूं
जो वीट है उसका पिक्चर क्यों है, तो क्योंकि तब 1 रुपए में शायद वीट आ जाता था, गेहूं आ जाता था। आज की डेट में अगर 1 रुपये हम लेके जाएंगे तो क्या आता है? कुछ नहीं आता है, ठेंगा। बराबर। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि इन्फ्लेशन। ये चीज क्या दिखाती है हमें? कि ये दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो महंगाई का दर है उसके कारण ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो हमारा जो पैसे कमाते हैं उसको जो खर्चा होता है, हमारा जो खर्चा बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है? टोटल जो मेन रीजन है वो तीन है। एक है इन्फ्लेशन। दूसरी चीज क्या है फ्रेंड्स? लाइफस्टाइल। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज की डेट में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, कमलेश करके। वो कमलेश है, वो और मेरी वाइफ, हम दोनों, हम सब लोग आपस में फेसबुक से जुड़े हुए हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि रात को मेरी वाइफ ने, मैडम ने मुझे बोला कि देखो ये फेसबुक पे कमलेश भाई है, वो तो गए गोवा गए, आप हमें तो कभी लेके नहीं जाते हो। तो मैंने, ऑब्वियसली मुझे तो बोलना पड़ेगा कि हाँ चलो हम भी जाएंगे, क्योंकि घर में रहना, आखिरकार तो घर में मुझे रहना है, वरना मुझे निकाल देगी। तो मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, हम भी प्लान करेंगे। तो हम फिर गोवा गए। जैसे ही हम गोवा पहुंचे, मेरी वाइफ ने वापस फेसबुक खोला, तो वहां पे कमलेश ने क्या किया था, उसने सिंगापुर की फोटो डाल दी। तो मेरी वाइफ बोली देखो हम तो डोमेस्टिक में आए हैं, वो लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे चले गए। तो ये चीज क्या दिखाता है फ्रेंड्स? सॉरी। ये चीज दिखाता है लाइफस्टाइल। जो अभी इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। पहले क्या था? सिर्फ हम रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, हम रोटी कपड़ा मकान सिर्फ सोचते थे कि हमारा खर्चा क्या है, रोटी चाहिए 2 वक्त की, कपड़े चाहिए सिर्फ पहनने के लिए, और मकान, एक छत चाहिए। अभी वो ये सब चीज में और भी बहुत सारी चीज ऐड हो गई है। रोटी के बदले भी क्या हो गया? पिज्जा हो गया है, राइट? महीने में 2-3 बार हम बाहर खाना खाने जाते हैं। कपड़े में अभी क्या हो गया? हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। पहले जो हम सादा कपड़े पहनते थे, अभी ये सब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। और छत जो है, मकान है, वो अभी हमें स्विमिंग स्विमिंग पूल वाला चाहिए। 2 BHK है तो 3 BHK चाहिए, 3 BHK है तो टेनामेंट चाहिए। तो ये सब चीज क्या है फ्रेंड्स? ये लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है। अभी अहमदाबाद में तो फ्रेंड्स अगर मैं रोड पे जाता हूँ ना, तो जो रियल एस्टेट की होर्डिंग में जो एडवर्टाइज लगती है ना, वहां पे भी वो लोग ऐसे डीपी सेल्फी लेते हुए दिखाते हैं कपल को, कि नया घर नया डीपी। मतलब कि आप सोचिए कि डीपी, आपका नया डीपी रखने के लिए भी, आप नया घर लेने के लिए वो लोग एंकरेज कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज दिस? दिस इज लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। तीसरा जो खर्चा है, तीसरा जो एक्सपेंस हमारा होता है वो क्या है फ्रेंड्स? टैक्स। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे हमारा टैक्स जो बर्डन है वो भी बढ़ता जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी ये हो गया हमारा मैनेजिंग मनी। मनी के लिए हमने बात किया। अभी हमें रिस्क में जैसे ही किसी को बोलता हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले चीज हमें क्या माइंड में आता है कि रिस्क फैक्टर क्या है। ठीक है, मैं 2 दिन पहले 3 लोग थे, 3 बंदे थे, उसके साथ मैं जूम कॉल कर रहा था। यंगस्टर थे, तीनों यंगस्टर है, जस्ट अभी अभी नौकरी चालू किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन लोगों का क्या था कि इसमें रिस्क क्या है? म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क क्या है? मतलब कि हमारे दिमाग में सिर्फ क्या है कि मार्केट है तो रिस्क है, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि रिस्क मतलब क्या। ज्यादातर लोगों के माइंड में क्या रहता है? रिस्क मतलब हमारा पैसा गायब हो जाएगा, पैसा गुम हो जाएगा, पैसा हमें नुकसान आ जाएगा। लेकिन रिस्क मतलब वो नहीं है। रिस्क मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी। हमें पता नहीं है कि 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के क्या बाद क्या होगा। हम जैसे कोई हवा, ये आपको दिखा रहा है, यहाँ पे एरोप्लेन दिख रहा है, हवाई जहाज दिख रहा है, राइट? अभी ये हवाई जहाज जो है वो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ पे है? हवाई जहाज सबसे ज्यादा सेफ है एयरपोर्ट के ऊपर। जो ये जहाज है, समुंदर का जो जहाज है, वो कहाँ पे सेफ है? पोर्ट पे, बंदर पे, वो सबसे ज्यादा सेफ है। लेकिन हवाई जहाज और जो ये जहाज बना है वो किसके लिए बना है? वो पोर्ट या एयरपोर्ट के लिए बना है? नहीं। लेकिन जब वो समंदर को चीर के जब जहाज जाता है, तब उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, उसकी कीमत कब होती है? जब वो समंदर को चीर के जाता है। एरोप्लेन है, वो जब हवा को चीर के आसमान में उड़ता है, तब वो उसका पर्पस सोल होता है, तब उसका मतलब है। ठीक है,
तो रिस्क कहाँ पे कम है? नीचे कम है, वो जमीन पे कम है, लेकिन हवा में ज्यादा रिस्क है। लेकिन फिर भी उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस तो वही है, हवा में जाने के लिए है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स, आपके और मेरे पास जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है इन्वेस्टमेंट, उसका पर्पस है उसको आपको उड़ाना पड़ेगा, उसको आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जहां से आपको ग्रोथ मिले। उसका पर्पस ये नहीं है कि आप उसको बैंक अकाउंट में रखें और कुछ ग्रोथ आपको ना मिले, या तो आप इन्फ्लेशन को भी ना कर सकते। तो रिस्क है, मार्केट में जो रिस्क है वो हम आगे देखेंगे कि लॉन्ग टर्म पे बहुत कम हो जाता है। फ्रेंड्स, हम एफडी अगर हम कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वहां पे भी रिस्क है। लेकिन वो क्या है? इन्फ्लेशन का रिस्क। जो हमने इन्फ्लेशन अभी समझा, तो वो वोलाटिलिटी का रिस्क नहीं है। मार्केट में वोलाटिलिटी रहती है, इक्विटी में वोलाटिलिटी का रिस्क है, लेकिन इन्फ्लेशन का रिस्क नहीं है। एफडी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सेविंग अकाउंट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको वोलाटिलिटी का रिस्क नहीं लगता है, लेकिन क्या लगता है? इन्फ्लेशन का रिस्क लगता है। फ्रेंड्स, ये मार्केट का जो चार्ट है, पिछले 40 साल का मार्केट का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1991 से लेके अभी आप 2023 का अगर ये ग्राफ देखोगे, तो ये मार्केट में इतना यहाँ बहुत सारे इवेंट्स आए, राइट? कितने सारे इवेंट आए। इसके बाद भी मार्केट ने आपको पिछले 5 साल में 15 साल का 15% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 13% का रिटर्न दिया है, और पिछले 20 साल में 16% का रिटर्न दिया है। तो इसका फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है? इंसान हो या मार्केट्स हो, आखिर से जाना सबको ऊपर ही है। अच्छा फ्रेंड्स, हमने जो रिस्क की बात की, मार्केट में जो है रिस्क है, अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? ये निफ्टी का चार्ट है, 1 साल का रोलिंग रिटर्न है। मतलब कि मैंने 1 साल के होल्डिंग पीरियड को ध्यान में रखते मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ और एग्जैक्ट 365 दिन के बाद हम उसको पैसे को निकाल लेते हैं मार्केट में से। तो जब भी मार्केट ओपन होता है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ और 1 साल के बाद वो पैसा वापस निकाल लेता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स, ये पिछले 20 साल का ग्राफ है, 20 ईयर्स का ये पिछला ग्राफ मैंने निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे मार्केट ने मुझे 100 में से 21 बार, 21 टाइम्स नेगेटिव रिटर्न दिया है। 100 में से 21 बार मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है। और 80 टाइम्स, मतलब कि जीरो से ज्यादा रिटर्न मुझे अबाउट 80 टाइम्स मिला है, 100 में से 80 बार। अगर यही चीज मैं 3 साल तक होल्ड करके रखता हूँ, अगर मतलब कि मैंने आज इन्वेस्ट किया और मैं 3 साल तक उसको होल्ड करके रखता हूँ, तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो मेरे 100 में से अबाउट 23 टाइम्स, 100 में से 23 टाइम्स 8% से नीचे रिटर्न दिया है, बिलो 8% रिटर्न मिला है मुझे। और यही चीज अगर मैं 7 ईयर 7 साल तक अगर होल्डिंग करके रखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक भी बार मुझे जीरो रिटर्न रिटर्न नहीं दिया है पिछले 20 साल में। और यही चीज अगर मैं 15 साल तक होल्डिंग करता हूँ, अगर मेरे पैसे को मैंने आज इन्वेस्ट किया और मिनिमम में 15 साल का होल्डिंग पीरियड अगर रखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि मार्केट ने मुझे 8% से नीचे रिटर्न कभी भी नहीं दिया है, ना ही नेगेटिव दिया है और ना ही 8% से नीचे दिया है। 8 से 12% का रिटर्न जो रेंज है, वो मुझे 24 बार, 100 में से 24 टाइम्स मिला है। मतलब कि बाकी के जो टाइम है 76, अबाउट 75 टाइम्स मुझे 12% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। सो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें क्या समझना है कि अगर मैं मेरे पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखता हूँ, तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अच्छा, अभी हमने जो बात किया है इन्फ्लेशन के ऊपर, इसको बीट कौन कर सकता है? दो ही चीज बीट कर सकती है। एक होता है इक्विटी, और एक होता है रियल एस्टेट। दो एसेट क्लास ऐसी है फ्रेंड्स कि जो हमें इन्फ्लेशन को बीट करके हमारे पैसे को जो ग्रोथ दे सकती है। अभी इक्विटी की हम यहाँ पे बात करें, इन्फ्लेशन अगर हम 6% का इन्फ्लेशन अगर हम पकड़ते हैं, इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल हम समझते हैं फ्रेंड्स। अगर हम 50,000 रुपये एक बॉक्स में रखते हैं, आपके अलमारी में, तिजोरी में 50,000 रुपये आपने कैश रख दिए, तो 5 साल के बाद वो 50,000 जब आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी हो जाएगी? 37,000 रह जाएगी। 15 साल के बाद वो 50,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। और 20 साल के बाद वो सिर्फ 15,000 रह जाएंगे। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? ये सपोज आईफोन है,
ये आईफोन मैंने आज परचेस किया, वो 50,000 का है, लेकिन 10 साल के बाद में परचेस करने जाऊंगा तो अबाउट 77 या 80,000 का होगा। 20 साल के बाद परचेस करना जाऊंगा तो वो अबाउट 1 लाख का बन हो जाएगा, इसकी वैल्यू, इसकी प्राइस। तो यही चीज हमें इन्फ्लेशन, ये जो ग्राफ है वो ये दिखाता है। तो 2002 से 2022 का जो हमने ग्राफ देखा था, उसका जो एवरेज रिटर्न हम निकालेंगे तो अबाउट 17% का रिटर्न दिया है मार्केट ने। तो 17% का अगर रिटर्न दिया है और एवरेज इन्फ्लेशन इज 6%, जो 2002 से 2022 का जो इन्फ्लेशन रेट है वो एवरेज क्या है, 6% है। तो 11% हमको मार्केट ने एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, इन्फ्लेशन को बीट करके उसके ऊपर 11% का रिटर्न दिया है। दैट इज वेरी मच गुड रिटर्न एंड वेरी बिग रिटर्न। इसका हम एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, हम अगर इसका एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि एसआईपी, राइट। अगर हमारे हर महीने हम अगर इन्वेस्ट करते हैं 15,000, 15,000 रुपये हम हर महीने अगर इन्वेस्ट करते हैं और 20 साल तक अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 36 लाख रुपीज, 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 20 साल में। और अगर हमें 12%, 12% का रिटर्न मिलता है, तो अबाउट कितना हो जाएगा, 1.4 करोड़ रुपीज की वैल्यू हो जाएगी, 1.38 करोड़ रुपीज की वैल्यू हो जाएगी 20 साल के बाद। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज क्या देखना है हमें, कि मैं बाकी का सब पैरामीटर सेम रखता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ 20 के बदले 25 साल और 5 साल बढ़ा देता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट जो होराइजन है, मैं सिर्फ 5 साल अगर बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो 15,000 रुपये की जो मैंने एसआईपी की है, वो 20 साल के बदले मैंने 25 साल तक अगर किया है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 36 लाख से कितना हो गया, 45 लाख हो गया। लेकिन मेरी जो टोटल वैल्यू है, जो ग्रोथ है, वो कितना हो गया पैसे का, 2.55 करोड़। मतलब यहाँ पे 38 करोड़, 1.38 करोड़ था, यहाँ पे 2.55 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो सिर्फ 5 साल अगर मैं और ज्यादा कंपाउंडिंग होने देता हूँ, मेरे पैसे को ग्रो होने देता हूँ, तो ये ग्रोथ मुझे मिल सकता है। अभी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ हर वीक, दो तीन नए फ्रेंड्स को मैं मिलता हूँ। तो क्या होता है, हम समझते हैं कि ये ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये यहाँ पे करना चाहिए, ऐसे एसआईपी करेंगे, चालू करेंगे। बाद में हम करते नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, बहुत सारे रीजंस रहते हैं, सोचने के लिए हमें टाइम लगता है। तो ये जो टाइम है उसका क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, 25 साल में दो दो करोड़ 55 लाख रुपए अगर बनते हैं 15,000 की एसआईपी, वो मैंने 6 महीने अगर डिले कर देता हूँ, मतलब कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं करता हूँ लेकिन आज से नहीं, 6 महीने के बाद करूंगा। तो एसआईपी अमाउंट अगर मैं 6 महीने के बाद करता हूँ, तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, कि मेरा जो 45 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट होने वाला था, उसके बदले कितना हुआ, 44 लाख 10,000, मतलब कि मैंने 90,000 कम किया, 15,000 इंटू 6 मंथ। लेकिन मेरा जो ग्रोथ है उसमें कितना मुझे वो कम मिला, 15 लाख, 15 लाख रुपीज मुझे कम मिले फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग, ये जो कॉस्ट ऑफ डिले, ये 6 महीने डिले करने से हमको ऐसा लगता है कि चलो मैं 90,000 मैंने बचा ली है, 90,000 मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली आपने लॉस कितने का हुआ है, 15 लाख रुपए का लॉस हुआ है। यही एग्जाम्पल हम अगर 1 साल के लिए देखते हैं, कि मैंने 2023 के बदले में 2024 में स्टार्ट करता हूँ, अभी मुझे स्टार्ट नहीं करना। तो अगर मैं 15,000 की एसआईपी 25 साल के बदले अगर 24 साल करता हूँ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 1,80,000 कम होगा। लेकिन उसके सामने मुझे अबाउट 30 लाख, 29 लाख रुपीज का लॉस होगा, 29 लाख रुपीज मेरी कॉर्पस में से कम हो जाएंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रेंड्स। ये होता है हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। ले। तो फ्रेंड्स, ये हमें स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स हम देखते हैं कि मुझे अगर स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए, मेरे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, मेरे पास इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज है, जो जरूरत वाली, जो जरूरी होनी चाहिए, जितनी पॉलिसी मेरे पास होनी, टर्म प्लान होना चाहिए, फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस होना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप क्या आएगा, मेरा फाइनेंशियल गोल प्लानिंग, मतलब कि मुझे गोल प्लानिंग करके मेरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपकी जो इन्वे और तीसरा पॉइंट क्या है, मिनिमम आपका 20% ऑफ योर मंथली इनकम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
और बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू बी रिलैक्स, और सिर्फ एनुअल वंस उसको रिव्यू करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होता है, ये कंक्लूजन पार्ट हम ले लेते हैं। तो पीपल मेड मनी फ्रॉम द मार्केट्स। तो हम बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे ऐसा बोलते हैं कि मार्केट्स में थे, अभी मार्केट हाई पे लग रहा है, ठीक है, मार्केटेड ऑल टाइम हाई, मार्केटेड ऑल टाइम हाई, ऐसा हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, न्यूज चैनल्स में सुनते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हर एक चीज ऑल टाइम हाई पे रहती है। आज आपकी जो सैलरी है, आज आज की मंथ में, ये मंथ में आपका जो इनकम लेवल है, वो आपका ऑल टाइम हाई पे ही है। आप सोचो, आपकी लाइफ में ऑल टाइम हाई इनकम आज का, आज आपका है, ठीक है। हर साल हर महीने आपका जो इनकम आता है, जो मंथली जो हमको सैलरी मिलती है, दैट इज ऑल टाइम हाई, राइट। सेकंड चीज, आपका जो घर का वैल्यू है, आप जिस घर में रहते हो, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट है, वो ऑल टाइम हाई पे ही है। मतलब कि आज आज उसकी जो वैल्यू है वो 5 साल के पहले थी नहीं थी, शायद नहीं थी, 1 साल के पहले थी नहीं थी, उससे अभी आज उसका प्राइस बढ़ गया है। तो सब कुछ चीज ऑल टाइम हाई पे ही रहती है, लेकिन फिर भी वहां से वो आगे ही जाता है, वो ऊपर जाता ही जाता है, सिर्फ हमको होल्ड करके रखना है। तो जो लोगों ने जो पैसे बनाए हैं, वो ऑल टाइम हाई पे भी बनाए हैं, इन्वेस्ट करके, और लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करके ही बनाए हैं। और इस टाइप की जो मार्केट रहती है, वहां पे सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या रहता है हमारा, एसआईपी रूट से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट फिजिबल रूट। दूसरे, हमने बात किया कि नेक्स्ट 10 से 20 साल में इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, वो हम सबको पता है। रिच और वेल्दी के बीच जो डिफरेंस है, वो हमने डिस्कस किया। फिर वेल्थ क्रिएशन के जो 4-5 मेन जो पॉइंट्स है, फैक्टर्स है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और फिर हमने बात किया आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी। थोड़ा सा हमने मार्केट मैनेजमेंट और मार्केट रिस्क के बारे में बात किया। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन्वेस्टमेंट चालू करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड, दिस इज द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, एंड